नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना की शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी से क्यों कर। अब पूरा ये जो वाकया क्या है मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। भारत में राज्य की शक्तियों में बराबरी का बंटवारा है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास बराबर बराबर ताकत है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े विवादों का निपटारा करती है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ही विवाद पैदा हो जाए तो उसका निपटारा कहां और कैसे हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसके बोबड़े को एक चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एनवी रमन्ना की शिकायत की है। आरोप लगाया है कि जस्टिस एनवी रमन्ना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की सुनवाई में दखल दे रहे हैं। जस्टिस रमन्ना भारत के अगले न्यायाधीश हो सकते हैं, इसलिए शिकायत का बैकग्राउंड गहरे चिंतन की मांग करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद पहला मौका होगा जब एक मुख्यमंत्री ने भविष्य के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले और वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शिकायत की है। इस पूरे मामले में जस्टिस रमन्ना का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। क्या लिखा है इस पत्र में? जगन मोहन रेड्डी ने पत्र में आरोप लगाया है कि जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कामकाज में दखल दे रहे हैं और सुनवाई को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जस्टिस रमन्ना पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम की पार्टी यानी कि टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं और उनके साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जगन का कहना है, यानी कि जो सीएम है आंध्र प्रदेश के, वो उनका कहना है कि जस्टिस रमन्ना की दो बेटियां अमरावती में राजधानी बनने की घोषणा से पहले जमीन खरीदी, जिसका ट्रांजैक्शन संदिग्ध है, यानी कि शंका का घेरे में है। चंद्रबाबू नायडू सरकार के दौरान अमरावती कैपिटल रीजन में हुई कथित अनियमितता और जमीन खरीद को लेकर जगन सरकार ने 10 संसदीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाई थी। मुख्य सलाहकार अजय कलन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जगन मोहन रेड्डी के 8 पेज के इस पत्र पर 6 अक्टूबर की तारीख लिखी है, लेकिन इसे 10 अक्टूबर को जगन के मुख्य सलाहकार अजय कलन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक किया है। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जगन खुद करने वाले थे, लेकिन अंत में अजय कलन ने ये जिम्मेदारी को सौंपी गई। अजय कलन पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मुख्य सचिव रह चुके हैं। अजय कलन ने कहा है कि जगन सरकार में जांच से ये स्थापित कर लिया है कि चंद्रबाबू नायडू और उनके सहयोगियों ने 2014 से लेकर 2019 के बीच में अवैध तरीके से संपत्ति का अर्जित किया है। पत्र में कई मामलों का जिक्र है और कहा गया है कि कैसे टीडीपी से जुड़े मामले कुछ सम्मानीय जजों को दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है, जो कि पत्र में लिखा है, मैं आपको बताता हूं। जब से वाईएसआर कांग्रेस मई 2019 में सत्ता में आई है और चंद्रबाबू नायडू के दौर में जून 2014 से मई 2019 के बीच में की गई डील पर जांच बिठाई है, तब से जस्टिस रमन्ना राज्य में न्यायपालिका प्रशासनों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस रमन्ना को चंद्रबाबू नायडू की करीबी बताते हुए पत्र में जगन ने कहा है, मैं ये बयान पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूं। मैं बस नोटिस में ला रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित पूर्व न्यायाधीश जस्टिस चेलेमेश्वर ने ये बात सबूत के साथ ऑन रिकॉर्ड दर्ज की है। जगन का आरोप है कि जमीन खरीदने को लेकर राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल दंपलपति श्रीनिवास पर जो जांच बैठी है उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 15 सितंबर 2020 को हाई कोर्ट ने मीडिया के श्रीनिवास मामले में दर्ज एफआईआर की डिटेल रिपोर्ट करने को से रोक लगा दिया। ये मामला अमरावती में जमीन खरीद से जुड़ी हुई है। जगन ने पत्र के आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की है कि ऐसे कदम उठाए जाए ताकि राज्य की न्यायपालिका की गरिमा बरकरार रहे। लेकिन ये पत्र अचानक क्यों गया, इसकी टाइमिंग भी देखने लायक है। इसके लिए आपको जगन से जुड़े एक मामले को लेकर फ्लैशबैक में मैं बताना चाहूंगा।
लेके चलना चाहूंगा। क्या है असली वजह? असली वजह है, असल में जस्टिस रमन्ना नेताओं के खिलाफ लंबित बड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट करने की सुनवाई कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति के एक मामले में उनकी बेंच ने न्यायिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। इसके अगले ही दिन 10 अक्टूबर जगन का एक पत्र मीडिया में आता है जिससे वो जस्टिस रमन्ना पर आरोप लगाते हैं। इस मामले में जगन ने 7 फरवरी को सीबीआई कोर्ट के सामने पेश हुए थे और निजी तौर पर पेश होने से छूट पाने के लिए उन्होंने 11 याचिकाएं डाली थी। उन्होंने व्यस्त शेड्यूल और दूसरे कारण गिनाते हुए 9 अक्टूबर को जब सुनवाई शुरू हुई तो जगन ने के वकील जी अशोक रेड्डी ने केस की वर्चुअल सुनवाई की बात कही। कोर्ट ने सुनवाई की 12 अक्टूबर तक टाल दी। अब जगन का ये केस क्या है? तो सवाल यह है कि जगन का ये जो केस है जिसका फाइल फिर से खुल गई है। मामला है 10 अगस्त 2011 का, जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि जगन के स्वर्गीय पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी को की सरकार में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच की जाए। इस कथित भ्रष्टाचार की शिकायत कांग्रेस विधायक पी शंकर राव ने की थी। 17 अगस्त 2011 को सीबीआई के एक एंटी करप्शन ब्यूरो ने जगन मोहन रेड्डी और दूसरे के खिलाफ कई भ्रष्टाचार विरोधी कई धाराओं से में केस दर्ज किया हुआ है। सीबीआई ने 7 महीने की जांच के बाद 31 मार्च 2012 को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 68 पन्नों की इस चार्जशीट में जगन को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और ज्ञात स्रोतों से पता चला है कि इनकी इनकम की बात कहीं जगन के अलावा 12 लोगों का भी नाम इसमें शामिल था, जिसमें जगन के करीबी बी विजय साई रेड्डी भी थे। जगन पर क्या आरोप है? चार्जशीट में कहा गया है कि साल 2004 में और से लेकर 2009 के बीच में जब जगन के पिता मुख्यमंत्री थे, तब जगन ने कुछ प्राइवेट कंपनी व्यक्तियों के माइनिंग की जमीनें सस्ते दाम पर देने की लीज पर देने के लिए अपने पिता से कहा। इसके बदले में इन लोगों ने जगन के व्यापार में निवेश किया। सीबीआई ने कई प्रोजेक्ट को लेकर 10 और चार्जशीट दाखिल की है। इन चार्ज में भी जगन को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई जांच के आधार पर ईडी ने जगन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 5 केस दर्ज किए हैं। 17 जनवरी 2020 को जगन ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर की कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तब तक स्थगित कर दिया जाए जब तक वो सीबीआई में मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। ईडी का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई वाले मामलों में से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। इसी बीच 2016 में वकील अश्विन उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालते हैं कि जिन नेताओं पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जो दोषी हैं, उन पर बैन लगाया जाए और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक किया जाए। तत्कालीन सीएजी रंजन गोगोई इसकी सुनवाई कर रहे थे। जब नवंबर 2019 में रिटायर हो गए, उसके बाद मामला वर्तमान जस्टिस ऑफ इंडिया जो ऐसे बोबड़े के बेंच के पास आया गया, जिन्होंने इस जस्टिस रमन्ना की बेंच को सौंप दिया। रंजन गोगोई ने नवंबर 2017 में हर राज्य में लंबित मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का आदेश दिया था। ऐसे 12 कोर्ट देश भर में बनाई गई है। जस्टिस रमन्ना की बेंच ने जब से जगन मोहन रेड्डी सत्ता में आए हैं, उनकी सरकार में कई फैसलों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसे लेकर जगन मोहन सरकार में नाराजगी है। इसके कुछ उदाहरण भी आपको बताते हैं। पहले की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का फैसला किया था, लेकिन जगन सरकार के 3 राजधानी की योजनाएं लेकर आई थी, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। लेकिन प्रशासन के इस विकेंद्रीयकरण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। करीब 90 याचिकाएं हाई कोर्ट में ऐसी थी जिन्होंने 3 राजधानी के प्रस्ताव का विरोध किया था। फिलहाल आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। इसी साल की शुरुआत में हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि एन रमेश कुमार को राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर फिर से बहाल किया जाए।
लेकिन जगन सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जगन सरकार स्थानीय निकायों में पिछड़ी जाति का कोटा 27% से बढ़ाकर 34% करना चाहते थे, जिसे हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। कक्षा 1 से 6 के बीच सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य किए जाने का जगन सरकार के आदेश को भी हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। इस कोर्ट ने असंवैधानिक और कई अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया। इस पर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट को गई, राहत नहीं मिली। ये पूरा मामला लोकतंत्र के उस ढांचे पर सवाल खड़ा करता है जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। वैसे भी कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका की लड़ाई नहीं है, लेकिन इस तरह की चिट्ठीबाजी नहीं है। इससे पहले भी केंद्र में के स्तर पर इंदिरा गांधी सरकार की न्यायपालिका में ठन चुकी है, जब जगनमोहन रेड्डी का मामला भी एक और क्लासिक उदाहरण के तौर पर दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों, ये खबर यही तक थी। एवी न्यूज से बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही न्यूज को जानने के लिए बने रहिए एवी न्यूज के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।